हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 9 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम अगेन रशिया यूक्रेन वॉर से। सो हुआ क्या, फाइनली जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने बोल दिया है कि हम अब जो हमारी जो जो हमारा स्टैंड था कि हम नाटो का मेंबर बनेंगे, नाटो की मेंबरशिप लेंगे, उस पे हम लोग अब कुछ भी नहीं करने वाले। सो एक तरीके से यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने दिखा दिया, बता दिया कि भाई हम रशिया के सामने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। तो उन्होंने दो दो चीजें बोल दी। उन्होंने पहली चीज तो उन्होंने बोल दिया कि हम लोग नाटो के मेंबरशिप नहीं लेने वाले। उन्होंने इस चीज का रीजन भी बताया। उन्होंने बोला कि देखो, वेस्टर्न नेशन जो हैं, इन्वेड हो गया हमारे ऊपर, रशिया ने इन्वेड किया, तब भी हमारा साथ नहीं दिया। सो यूक्रेन का नाटो का मेंबर बनना कोई मायने नहीं रखता। दूसरा उन्होंने बोला कि जो प्रो रशियन टेरिटरीज है, हमने पढ़ा था डॉनबास वाला एरिया है ना, जिसमें लुहांस था, ठीक है, लुहांस वाले रीजन थे, लुहांस रीजन था, एक और रीजन था, इसको डुबांस रीजन बोलते हैं, ऑन दी यूक्रेन के आपके ईस्टर्न साइड में। तो वो एरियाज पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। दैट व्हाट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैज अनाउंस्ड ऑन यस्टरडे, अनाउंस यस्टरडे। ठीक है, क्योंकि उनको पता लगा कि बहुत बहुत थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी इकोनॉमी और स्पेशली उनके लोगों को बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस वॉर। ओके, इसी के चलते उन्होंने ये चीज अनाउंस करी है। बाकी उन्होंने ये भी बोला है कि हाँ, अगर रशिया नहीं मानता है तो हम लोग अपनी लास्ट ब्रेथ तक वॉर लड़ने वाले हैं। और वहीं जो बाइडेन ने अनाउंस कर दिया है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट यूएस के पोर्ट पर कोई भी रशियन ऑयल नहीं आएगा। तो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स बैन कर दिया गया फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा, उनके भी इकोनॉमी फर्क पड़ेगा, उनमें भी एक तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इन्फ्लेशन नहीं बोल सकते, बट हम ये बोल सकते हैं कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ऑयल और गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि यूएस भी बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कराता है रशिया से। फाइनली, from 27th March, the Civil Aviation Ministry had stated कि from the 27th March सारी इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो रिज्यूम कर दी जाएंगी, बट कुछ कंडीशंस होंगी। अब कंडीशंस ये होने वाली है कि देखो, जो भी सिम्टोमेटिक पैसेंजर्स होंगे उनका चेकअप होगा। पहली बात तो आपको आपको उनको मेडिकल फैसिलिटीज में ले जाया जाएगा और उनका चेकअप किया जाएगा जिनको सिम्टम्स दिखा रहा है। और हर फ्लाइट के 2% ऑफ द पैसेंजर्स रेंडमली चूज किए जाएंगे और उनके ऊपर टेस्टिंग की जाएगी। रेंडमली कोई भी हो सकता है पैसेंजर, ठीक है। तो रेंडमली चूज करेंगे और 2% ऑफ दी पैसेंजर्स और उनके ऊपर आपका टेस्ट किया जाएगा। और फिर ये भी बताया गया, जो हमारे इंडिगो के और अदर एयरलाइंस के जो सीईओज हैं एंड एमडीज हैं, उनका यही कहना है कि ये स्टेप जो है गवर्नमेंट का, ये एयरलाइंस सेक्टर्स में इकोनॉमिक रिकवरी के लिए बहुत बड़ा स्टेप माना जाएगा। ठीक है, ये चीज बोली गई। मूविंग फर्दर, तो हमें नहीं पढ़ना है। तो आज के पेपर में बहुत एडवर्टीजमेंट वाली, बहुत एडवर्टीजमेंट है, तो एडवर्टीजमेंट स्किप करते जाओ। दिल्ली गवर्नमेंट भी आजकल बहुत एडवर्टीजमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे दी थी, अब दिल्ली गवर्नमेंट भी दे रही है। चलो, सो मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या, हमने देखा होगा कि अभी हर चीज का, हर 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 एजुकेशन सेक्टर में किसी ना किसी का बूम आता है। पहले इंजीनियरिंग का था, है ना, इंजीनियरिंग के बाद फिर पहले मेडिकल का था, फिर इंजीनियरिंग का था, ये सारी चीजों का बूम रहा। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग का जो वो था, इंजीनियरिंग का जो चार्म था और जो करियर था, उसमें जो जितना बूम था उससे कम बूम होने लगा। मतलब अब लोग कम ज्यादा प्रेफर करने लगे, अब नॉन मेडिकल कोर्सेज और नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज में ज्यादा प्रेफर करते हैं। लाइक आपका हो गया, ये क्लैट हो गया, ठीक है, फिर आपका होटल मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारी चीजें। अब हुआ क्या, एक मेडिकल का ही एक पार्ट है, बट प्रॉपर मेडिकल से वो एफिलेटेड नहीं है, दैट इज अबाउट दी फार्मेसी, है ना। अब बी फार्मा सुना होगा, एम फार्मा सुना होगा। तो अब ये इसमें इसका भी करियर भी बहुत बड़ा है, क्योंकि मेडिसिन से रिलेटेड है ये। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, ये एक तरीके से अपेक्स बॉडी है
आपकी फार्मेसी कॉलेजेस के लिए, और आपके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं फार्मेसी कॉलेजेस को लेकर और फार्मेसी को लेकर, नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू दी कॉलेजेस बट आपके जितने भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं उन सब के लिए भी ये पॉलिसी बनाती है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया था, उन्होंने बोल दिया था कि अगले 5 साल तक 2020 में उन्होंने अनाउंस किया था कि फ्रॉम द ईयर ऑफ 2020 2021 टिल 2024 टू 2025 कोई भी फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे। उन पर मॉनिटोरियम लगा दिया था। मॉनिटोरियम का मतलब कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कॉलेज नहीं खोलेगा, प्राइवेट कोई भी प्राइवेट नहीं खोलने वाला, कोई भी प्राइवेट एंटिटी नहीं खोल पाएगा फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस। ये चीज उन्होंने अनाउंस कर दी थी अगले 5 साल तक। अब ये इसी वजह से किया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, क्योंकि बहुत सारे फार्मेसी कॉलेज खुल गए थे, बहुत सारे खुल गए थे, बिकॉज एक बूम आया था फार्मेसी को लेकर और उनके रेगुलेशन को लेकर, उनके रेगुलेटरी बॉडीज को लेकर। जो रेगुलेटरी बॉडी तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही है, तो वो थोड़ा सा परेशान थी कि कहीं बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो जाए अगर वो ऐसे कॉलेज में उन्होंने या फिर ऐसे डमी कॉलेजेस में उन्होंने एडमिशन ले लिया, तो उनका फीस तो जाएगा जाएगा, उनका उनका फ्यूचर भी थोड़ा सा वेन में हो चला जाएगा। तो इसी के चलते उन्होंने बोला था कि अभी इतने सारे कॉलेजेस खुल गए हैं कि हमें रेगुलेट करने में दिक्कत आ रही है ना, और हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई कॉलेजेस जो है वो सही खुले हैं या नहीं खुले हैं। तो इसके चलते उन्होंने 5 साल का मोरेटोरियम लगा दिया। मोरेटोरियम का मतलब स्टॉपेज लगा दिया कि आप 5 साल तक कोई भी नया फार्मास्यूटिकल कॉलेज नहीं खुलेगा, है ना। हुआ क्या, बहुत सारे लोग पिटीशन फाइल करी उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में और बोला कि भाई ये तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी को वायलेट करता है। अब है क्या भाई आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी? इट्स अबाउट दी आपका इट्स अबाउट दी राइट टू बिजनेस, है ना, बिजनेस करना। अब देखा जाए तो ऑब्वियसली बात है, आर्टिकल 19(1) क्या बोलता है? फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम टू डू ट्रेड, प्रैक्टिस और ऑक्यूपेशन। तो ये आपको एजुकेशन सेक्टर में कॉलेज खोलने से रोक रहा है, एक प्राइवेट एंटिटी को, जो फार्मास्यूटिकल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का स्टेप था। इसी चीज को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो डिसीजन था कि आप 5 साल तक कोई भी नया फार्मास्यूटिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज नहीं खोल सकते, उसको क्वास कर दिया। उसको क्वास मतलब स्टक डाउन कर दिया कि भाई ये फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है। मूविंग फर्दर, सो मनीष सिसोदिया। अच्छा, कल हमने एक नई चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था बैक टू स्कूल वाला प्रोग्राम, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का था, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वाले का, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट का था, जिसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम लोग एक नया मिशन लेके आ रहे हैं एंड उस नए मिशन के तहत एक प्रोग्राम चलेगा बैक टू स्कूल। एंड बैक टू स्कूल्स में हम लोग फोकस करेंगे गर्ल्स के ऊपर बिटवीन द एज ऑफ 14 to 18, और उन 4 लाख गर्ल्स जो है जो कि आउटसाइड दी स्कूल्स है, मतलब कॉलेज स्कूल्स में एनरोल नहीं है, उनको एनरोलमेंट कराना है ना। अब और एक चीज और बोला गया था उसी चीज में, उसी न्यूज में जो हमने कल पढ़ी थी, कि जो अब मिनिस्ट्री और प्रोग्राम का फोकस है वो 11 से 14 साल से हटकर आपके 14 से 18 ईयर्स पे जाएगा। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने एक चीज अनाउंस करी, उन्होंने बोला है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है ना वो फोकस करेगा ऑन दी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। देखो यहां से हमें एक पॉइंट मिल रहा है। अब हम लोग ये पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि देखो एजुकेशन देखा जाए तो एजुकेशन स्टेट लिस्ट के अंडर आता है और कॉन्करेंट लिस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे काम करता है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं और बनते भी हैं, है भी। अब एजुकेशन सेक्टर में अगर अगर स्टेट गवर्नमेंट फोकस करे आपके अर्लियर चाइल्डहुड एजुकेशन पर और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल हो हायर एजुकेशन को लेकर, तो चीजें बहुत स्मूथली चलेंगी और इंडिया में एजुकेशन को लेकर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फिलअप किया जा सकता है ना। अभी क्या है कि काम इतना अभी ऑलरेडी सबको पता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को फोकस करना है प्राइमरी एजुकेशन पर, लेकिन नहीं करते। लेकिन अगर हम लोग अनाउंस कर दें, एक रूल एंड रेगुलेशंस बना दें कि भाई स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करेगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हायर एजुकेशन पर फोकस करेगा, तो चीजें कुछ अच्छी हो सकती है। अब ये दिल्ली गवर्नमेंट का स्टेप बहुत अच्छा है, इसको बहुत वेलकम किया जाएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट जो फोकस करेगा ऑन दी अर्लियर चाइल्डहुड एजुकेशन पर। मूविंग फर्दर, सो दिल्ली हाई कोर्ट एक केस सुन रहा था, एक पिटीशन फाइल हुई। उस पिटीशन में यह था कि एक पर्सन ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को वायलेट किया था, है ना। तो हाई कोर्ट ने उस केस के हमें फैक्ट पे नहीं जाना है, बस हाई कोर्ट ने एक बहुत सिंपल सी बात बोली कि जब तक हम लोग SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट
के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट नहीं कर देते, इन्फोर्स नहीं कर देते, तब तक सोसाइटी में जो विजन है कास्ट बेस्ड, सोसाइटी को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से फ्री बनाना, वो एक डिस्टेंट ड्रीम की तरह रह जाएगा। डिस्टेंट ड्रीम का मतलब एक इम्पॉसिबल थिंग रह जाएगी। ठीक है, ये चीज बोली गई बाय दी दिल्ली हाई कोर्ट कि जब तक हम लोग SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के प्रोविजंस को लिटरल सेंस में इन्फोर्स ना करा दें, तब तक आपका कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फ्री नहीं हो सकता सोसाइटी। मूविंग फर्दर, again on the state news. So what happened? Kerala State रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बोला है कि अगर आप पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट की बात करें तो 2006 में बोला गया था कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि फ्यूल के प्राइसेस, मतलब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस फिक्स करेगा। अभी क्या है, कंपनी ही फिक्स करती है ना, जो कंपनीज है ना वो कंपनी ही फिक्स करती हैं, जो कि इस सेक्टर में काम कर रही हैं, फ्यूल के सेक्टर में काम कर रही हैं, वही कंपनी फिक्स करती है कि फ्यूल के और आपके डीजल के प्राइसेस क्या होंगे, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस क्या होंगे। तो केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का यह कहना है कि भाई अकॉर्डिंग टू दी 2006 एक्ट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी और वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को फिक्स करना चाहिए फ्यूल के प्राइसेस, ना कि कंपनीज। ठीक है, तो होता क्या है कि भाई कंपनीज करती है तो कंपनीज हमारा प्रॉफिट अर्न करने के लिए इंक्रीज कर देती है, ऐसे इंक्रीज कर देती है जो बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर आता है, गवर्नमेंट एंटिटीज के ऊपर आता है, आम जनता के ऊपर आता है। ये चीज बताया गया, उन्होंने खुद बताया कि भाई बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द फ्यूल हर डे हमारे ऊपर 19 लाख रुपए का बर्डन आ रहा है केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पर। मूविंग फर्दर ऑन दी एडिटोरियल पेज, तो आज सिर्फ दो ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, रिवाइव टैक्स इंक्रीज स्टब आउट टोबैको प्रोडक्ट यूज, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। इसको अपन एक बार पढ़ा भी था, ये वाला अपन को याद हो तो अपन ने टोबैको इंडस्ट्रीज को लेकर अपन एक एडिटोरियल पढ़ा था, तो उसी को थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन किया, फिर से एक बार रिविजन हो जाएगा। चलो उसको अपन पढ़ने वाले हैं। द सेकंड वन, इट्स अबाउट द ग्लोबल स्टैगफ्लेशन रिस्क, तो आज इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दोनों एडिटोरियल्स को। चलो है क्या, the first editorial, it's about the revive tax increases stub out tobacco product use। अब यह है क्या, ऑथर ने बोला कि एक कोविड-19 की जब वैक्सीन डेवलप हो रही थी एंड जब ये पैंडेमिक आया, तो पैंडेमिक से एक सोसाइटल अटेंशन मिला कि कितने लोगों की डेथ हो रही है ना, बहुत डेथ हो रही थी, पब्लिक हेल्थ कंसर्न था वर्ल्ड वाइड में। इंडिया में रिपोर्ट किया गया अराउंड कि उन्होंने 500,000 ऑफ द पीपल को बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक इन द पास्ट 2 years खो दिया है, डेथ हो गई है। ये कोविड-19 का बताया। लेकिन फिर ऑथर ने एक चीज बोली, उन्होंने बोला कि इंडिया में ऑलरेडी, या हम इंडिया की बात नहीं करें तो उन्होंने देखा जाए तो वर्ल्ड में ये फैल रखा है, बट उन्होंने इंडिया के पर्सपेक्टिव से लिखा है। उन्होंने एक चीज बोली है कि इंडिया में ऑलरेडी एक एपिडेमिक फैला हुआ है जो कि साइलेंट किलर है। वो क्या है, टोबैको, है ना, टोबैको के चलते लोगों की डेथ होना। उन्होंने खुद एस्टिमेट किया, उन्होंने खुद बताया कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट हर साल बिकॉज ऑफ द टोबैको, बिकॉज ऑफ द साइलेंट किलर 1.35 मिलियन इंडियंस की डेथ हो जाती है। अब 1.35 मिलियन का मतलब होता है 13.5 लाख लोगों की, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 13.5 लाख लोग हर साल मरते हैं। तो अगर सिंगल डे पे आए ना तो सिंगल डे अराउंड 3,500 इंडियंस की डेथ होती है। ये खुद साइंटिफिक स्टडीज के द्वारा एस्टिमेट किया गया। और दिक्कत ये नहीं है, मतलब दिक्कत है, ऑब्वियसली बात है, लोगों की डेथ हो रही है, दिक्कत है, बट उसके साथ साथ गवर्नमेंट के ऊपर भी इकोनॉमिक बर्डन आता है। अराउंड 1,77,340 करोड़ रुपीज कंट्री के ऊपर ये इकोनॉमिक बर्डन है, एनुअल इकोनॉमिक बर्डन है बिकॉज ऑफ द टोबैको, विच इज मोर देन 1% ऑफ द आर जीडीपी। ये चीज बताया गया क्योंकि इंडिया को, क्योंकि हेल्थ है, हेल्थ पे गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, तो अगर इतने लोगों पे पैसा खर्च कर रही है तो गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट हो तो ये रीजन है, बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ टोबैको गवर्नमेंट के ऊपर इतना बर्डन आता है। फिर ऑथर ने बोला, उन्होंने बोला कि देखो टोबैको से जो डिसीज होती है वो कम्युनिकेबल डिसीज तो नहीं है,
है ना, बिल्कुल कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है सार्स कोविड-19 बट उन्होंने रीजन जरूर बताया है, डब्ल्यूएचओ ने रीजन जरूर बताया है कि इसका सोल्यूशन तो हो सकता है, इसके डेथ टोल को हम रिड्यूस कर सकते हैं। और एक ही जो रीजन है, एक ही जो रीजन है वो क्या है कि अगर हम आपका कॉस्ट बढ़ा दें, अगर हम टोबैको का कॉस्ट बढ़ा दें तो फिर जो यूजेस ऑफ टोबैको है वो रिड्यूस हो जाएगा, ये चीज बताया गया था। ओके, देन फिर यहां पर उन्होंने लॉस्ट अपॉर्चुनिटी में उन्होंने यही बताया कि जीएसटी आया, जीएसटी आने से मतलब जीएसटी आया, जीएसटी जब से आया है तो तब से कोई भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ टोबैको प्रोडक्ट्स के प्राइजेस में, है ना। आया था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज लेजिस्लेशन आया था 2017 में, उस पर कोई भी सिग्निफिकेंट टैक्स इंक्रीज नहीं किया गया टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, है ना। बस एक बार लगा दिया था कि एक एक माइनर इंक्रीज लगाया था आपका नेशनल क्लाइमेटी कंटिजेंसी ड्यूटी यूनियन बजट में लास्ट ईयर यूनियन बजट 2020-2021 में, और सिर्फ सिगरेट के प्राइसेस को इंक्रीज किया था बाई दी 5%। और अगर आप आईटीसी का रिपोर्ट खोल के देखोगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट खोल के देखोगे, हमने ये बहुत बार पढ़ा हुआ है आईटीसी का, अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट खोल के देखोगे इंडियन टोबैको कंपनी, उसका 85% ऑफ दी जो इनकम जनरेट होती है वो आपको टोबैको से होती है। और जो टोबैको कंपनीज है वो चीज का प्रोटेस्ट करती है कि टैक्स इंक्रीज नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली बात है वो करेंगी। लेकिन आप अगर रिपोर्ट्स खोल के देखोगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट देखोगे कंपनी के, तो उन कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है बिकॉज ऑफ दिस नॉन बिकॉज ऑफ नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ टैक्स ऑन टोबैको। ओके, फिर ऑथर ने लास्ट में यही बोला है कि जीएसटी काउंसिल जो है, जो 2017 में बनी थी, उसको एक्ट करना, उसको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, काम इन द सेंस कि वो टैक्स को इंक्रीज करे टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, है ना, ऐसी अपॉर्चुनिटी ना खोए। ओके, देन जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जो है, वो या तो जीएसटी रेट इंक्रीज कर दे या कंपनसेशन सेस जो है टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर वो इंक्रीज कर दे। तो दो चीजों से आप प्राइसेस बढ़ा सकते हो टोबैको के, कि भैया या तो आप जीएसटी रेट बढ़ा दो उस चीज का, डायरेक्टली मतलब टैक्स बढ़ा दो, या फिर आप सेस बढ़ा दो। तो देखो अब रेट बढ़ेगा ना, देखो अगर रेट बढ़ेगा तो स्टेट में डिवीजन होगा, स्टेट को भी देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा। जीएस अब फर्क क्या पड़ेगा इससे देखना, जीएसटी अगर रेट बढ़ा तो रेट बढ़ा मतलब टैक्स बढ़ा मतलब तो डिवीजन होगा, स्टेट को भी देना पड़ेगा टैक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलेगा। लेकिन अगर सेस बढ़ा तो सेस पूरा का पूरा यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा सेस। तो सेस का मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। तो लेट्स सी कि क्या कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही चीज अगर आप इंक्रीज करोगे ना तो सिगरेट का या टोबैको का यूजेस कम होगा और डेथ टोल कम होंगे और इकोनॉमिक बर्डन भी कम हो जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर। मूविंग फर्दर, अच्छा एक चीज और समझ लो, अब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इन सब चीजों में कि एंडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है और आपका एपिडेमिक क्या होता है। तो देखो एंडेमिक का मतलब कि कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली डिसीज इंक्रीज हो रही है बट विथ लो स्पीड, विथ लो स्प्रेड ये बोल सकते हो। फिर एपिडेमिक मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में जहां पर लार्ज पॉपुलेशन है वहां पर केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो दैट इज एपिडेमिक। तो और आपका पैंडेमिक डिसीज की हम बात करें तो पैंडेमिक मतलब कि वर्ल्ड वाइड इन एवरी कॉन्टिनेंट, इन एवरी कंट्रीज, नॉट एवरी कॉन्टिनेंट बट इन सेवरल कंट्रीज केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, सडन केसेस आ रहे हैं, सडन इंक्रीज ऑफ केसेस। जैसे कि कोविड-19, तो कोविड-19 इज अ पैंडेमिक और हमने इसको क्या टर्म दिया, एपिडेमिक। एपिडेमिक क्यों, क्योंकि एक लार्ज पॉपुलेशन में से केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन है और वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हर दिन 3,500 लोग मर रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूजेस ऑफ टोबैको। ओके, moving further towards the next news, so it's about the global stagflation risk। अब सबसे पहले ये समझो स्टैगफ्लेशन होता क्या है ना। तो अगर हम स्टैगफ्लेशन की बात करें तो स्टैगफ्लेशन का सिंपल सा मतलब है, देखो दो चीजें होती हैं। पहला होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब कि भाई जो प्राइजेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो इंक्रीज हो रहे हैं बट इकोनॉमी भी इंक्रीज हो रही है, मतलब डिमांड भी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, इसी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और डिमांड बढ़ रही है मतलब हमारी इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, पैसा है लोगों के पास। एक स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि भाई इकोनॉमी तो वैसे ही नीचे जा रही है, लेकिन इकोनॉमी नीचे के जाने के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। अब ये चीजें होती है ना वॉर के समय। देखो वॉर में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट तो होता ही है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती। उसके बाद आपकी
इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है ना, और प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अभी देखो इंडिया में फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए। अब इंडिया में फ्यूल के प्राइसेस बढ़े तो इंडिया में क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है? नहीं, डाउनफॉल जा रहा है, डाउनफॉल जा रहा है, लेकिन तब भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो ये क्या है? स्टैगफ्लेशन। बल्कि इन्फ्लेशन कब बढ़ती है? जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाए। ज्यादा पैसा आ जाता है तो लोगों की कैपेसिटी बढ़ जाती है ज्यादा पैसा खर्च करने की। जब लोगों की कैपेसिटी बढ़ जाती है ज्यादा पैसा खर्च करने की, तो मार्केट में ज्यादा पैसा फ्लो होता है। जब ज्यादा फ्लो होता है पैसा तो चीजों की डिमांड बढ़ती है। जब चीजों की डिमांड बढ़ती है तो उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन का। तो दिस टर्म इन्फ्लेशन मतलब इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, इसी के चलते हमारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो दैट इज इन्फ्लेशन। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? कि भाई इकोनॉमी वैसे ही डाउनफॉल में जा रही है, ऊपर से प्राइसेस जो है गुड्स एंड सर्विसेज के वो इंक्रीज हो रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो दैट इज स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन बहुत बेकार चीज है ना, नेगेटिव में देखा जाता है उसको, बहुत नेगेटिव में देखा जाता है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, चलो। ऑथर ने फिर बताया कि अभी ये रशिया यूक्रेन से ही रिलेटेड है ना, रशिया यूक्रेन की वजह से ही हमारी इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउनफॉल में जा रही है। इवन चाइना भी इफेक्ट हुआ है इससे, है ना। देखो कोविड से हम लोग रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये रशिया यूक्रेन वाला वॉर आ गया। तो रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के ऊपर, जो कि अब थर्ड वीक में एंटर कर चुके हैं, मतलब 14 डेज से ज्यादा हो चुका है। और जो ईस्टर्न यूरोप में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट ना ग्लोबल रिकवरी जो हो रही थी, बिकॉज ग्लोबल रिकवरी जो हो रही थी फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक, उस पर बाधा डाल दिया, उस पर बैरियर डाल दिया। ये चीज बताया गया। इवन हमारी इकोनॉमी भी रिकवर कर रही थी, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक में हमारी इकोनॉमी बहुत डाउनफॉल में चली गई थी, हम लोग रिकवर कर रहे थे। ये साल हमारी रिकवरी का था। बट अगेन, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ सॉरी गाइस, बिकॉज ऑफ यूएस, बिकॉज ऑफ द यूक्रेन इन्वेजन, ये चीज क्या हो गई, हमारी जो या सो हमारा जो ग्लोबल रिकवरी है, इकोनॉमिक रिकवरी है, उसमें बैरियर आया है ना। और अब ये बैरियर आया क्यों? उसका बैरियर इसी वजह से आया क्योंकि जो वेस्टर्न अलाइज नेशंस हैं, मतलब यूरोपियन नेशंस हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा दिया रशिया के ऊपर, जिसके चलते जो रशिया की करेंसी है उसमें 60% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब डेप्रीशिएट हो गई एज कंपेयर टू आपका डॉलर। और अगर डेप्रीशिएट हुए उनकी करेंसी, तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई में डिसरप्शन आया। सप्लाई में डिसरप्शन मतलब किसके प्राइसेस बढ़े हैं? वीट और कॉर्न के प्राइसेस बढ़े हैं, एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़े हैं, क्योंकि रशिया बहुत मेटल सप्लाई करता है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है क्या? क्रूड ऑयल एंड गैस। जिस रशिया की 40% ऑफ द इकोनॉमी जो डिपेंडेंट इन चीजों पर है। तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ प्राइसेस, बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस, क्रूड ऑयल और गैस के प्राइसेस बूम कर गए, है ना। और ये बताया गया कि इवन 2008 में जो इकोनॉमिक रिसेशन आया था ना, उससे भी ज्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं आपके क्रूड ऑयल और गैस के। ये चीज बताया गया। और बहुत लोग एस्टिमेटेड ये भी है कि बिजनेस न्यूज में खुद पढ़ना, लिखा हुआ है कि अराउंड 200 से लेके $180 तक बैरल के पर बैरल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं ऑयल के। और बिफोर दिस वॉर $100 से भी कम थे। और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि हो सकता है इन दी अपकमिंग डेज क्रूड के प्राइसेस जो है वो $180 पर बैरल या $200 पर बैरल हो जाए, उसको भी सरपास कर जाएगा। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि सैंक्शंस लगा दिए तो यूरोपियन नेशंस को कुछ फायदा हुआ, नहीं, बल्कि यूरोपियन नेशंस पे बहुत इंपैक्ट पड़ा है। इवन नेदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी ने भी बोला है कि अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे रहे तो हमारे ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अराउंड रशिया जो है यूरोप का 40% ऑफ द गैस रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। अराउंड 1/4 ऑफ द ऑयल जो है वो रशिया से आता है, यूरोप को इतना यूज होता है। और 50% ऑफ द कोल यूरोप में जो यूज होता है वो रशिया सप्लाई करता है। जिसके चलते फर्क किस पे पड़ेगा? कंज्यूमर्स पे, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद जो बिजनेसेस हैं, फैक्ट्रीज, उन पे फर्क पड़ेगा। फिर जिसके चलते अगर इन दोनों में फर्क पड़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। और हमें जो इकोनॉमिक ऑपरेशंस है, इकोनॉमिक रिकवरी है, उसको हमें टेम्परेली शट डाउन करना पड़ेगा। ये चीज खुद ऑथर ने बोली है। फिर आगे ऑथर ने यही बताया गया कि आईएमएफ ने एस्टिमेट किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एस्टिमेट किया है कि बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट,
खुद एस्टिमेट किया था इन द मंथ ऑफ जनवरी बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट। हो सकता है कि इन द ईयर ऑफ 2022 ग्लोबल ग्रोथ जो है उसकी ग्लोबल ग्रोथ में 4.4% का डिक्रीमेंट आए बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट। अब ये 4.4% तो सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर था। अब खुद सोचो जब आईएमएफ एस्टिमेट करेगा बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ साथ आपका रशिया यूक्रेन वॉर, तो कितना ग्लोबल ग्रोथ को कट डाउन करना पड़ेगा आईएमएफ को। ये चीज खुद ऑथर ने बोली है। फिर आगे ऑथर ने इसी चीज को लेकर डिस्कस किया कि हो सकता है इन दी अपकमिंग डेज इंडिया पर भी इंपैक्ट पड़े, और क्योंकि इंडिया बहुत डिपेंडेंट है कोल के ऊपर, बहुत डिपेंडेंट है ऑयल के ऊपर, बहुत डिपेंडेंट है आपका गैस के ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर। तो इंडिया जो पैसा देता था क्रूड ऑयल को लेकर और आपका गैस को लेकर, उसको अब दुगना देना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट के परचेज में जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसमें तो डिक्रीमेंट आएगा। उसके साथ साथ कंज्यूमर्स की जो पॉकेट है उसको भी कट डाउन करना पड़ेगा, वो अब करना ही पड़ेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि गवर्नमेंट तो उसमें कुछ कर नहीं सकती, गवर्नमेंट इस वजह से कुछ नहीं कर सकती क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छी खबर ये है इंडिया के लिए, जो कि इधर मेंशन नहीं है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि रशियन ऑयल कंपनीज जो है वो इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइसेस पर ऑयल और गैस सप्लाई करने के लिए तैयार है। लेट्स सी होता है कि नहीं। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज अगेन। सो हुआ क्या, यूक्रेन गवर्नमेंट ने एक चीज खोला था। उन्होंने बोला था कि देखो, जो भी इंटरनेशनल वॉलंटियर्स रशियन इन्वेजन के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं, वो हमारी आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। और यही बताया गया कि अराउंड 500 एप्लीकेशन सबमिट की गई फॉर द इंटरनेशनल लीजन के लिए, टू ज्वाइन द इंटरनेशनल लीजन। अराउंड 500 इंडियंस जो हैं अक्रॉस द यूक्रेन कंट्री, वो चाहते हैं कि हम यूक्रेन आर्मी के साथ लड़ें अगेंस्ट द रशियन आर्मी बिकॉज दे आर इन्वेडिंग यूक्रेन। उसी चीज को लेकर बताया गया, ये मिनिस्ट्री ने खुद कंफर्म किया है कि 500 से भी ज्यादा लोग इंटरनेशनल लीजन को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। मूविंग फर्दर, सो स्टूडेंट्स जो कि चाइना में मेडिकल पढ़ रहे थे, उनके लिए भी एक फियर क्रिएट हो चुका है। उनका यह कहना है कि अगर हम जून तक कॉलेज नहीं पहुंचे तो हमारी डिग्री जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो एक फियर बना हुआ है उन स्टूडेंट्स में, जो स्टूडेंट्स आपके मेडिकल कॉलेजेस में एडमिटेड थे फ्रॉम इंडिया। ओके, क्योंकि उनके चाइना के मेडिकल कॉलेजेस का एक वो है कि अगर आप इतने दिनों तक एब्सेंट रहते हो तो आपका मतलब एक मैंडेटरी है कि 12 मंथ इंटर्नशिप होनी चाहिए। 12 मंथ इंटर्नशिप आप मैंडेटरी है बाय दी मंथ ऑफ जून, और मंथ ऑफ जून तक आपको रिटर्न होके आना है। अगर आप नहीं आओगे तो फिर आपकी डिग्री जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो एक फियर बना हुआ है चाइना वर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर, मतलब इंडियन स्टूडेंट जो कि चाइना में मेडिकल पढ़ रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी, उनका यही कहना है, ऑल्सो दी आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर, उसके साथ साथ ये हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। उनका यही कहना है कि ऑयल फर्म से डिसाइड करेंगी फ्यूल प्राइसेस, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकता, ना ही हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना सकते हैं। क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि देखा जाए तो क्रूड ऑयल और गैस के प्राइसेस जो है बहुत वॉलेटाइल है, कभी बढ़ जाते हैं कभी डिक्रीज हो जाते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी हर दिन डिसाइड नहीं कर सकती, बट हाँ, ऑयल कंपनी कैन डिसाइड द प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड गैस। तो इंडिपेंडेंट जो कंपनीज ऑयल फर्म्स है वही डिसाइड करेंगी द प्राइसेस ऑफ ऑयल। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात बोली। हुआ क्या कि बहुत एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं बाय दी समाजवादी पार्टी इन यूपी अबाउट दी सैबोटेज ऑफ ईवीएम मशीन्स, और बोला जा रहा है कि इलेक्शन रिजल्ट को सैबोटेज किया जाएगा, इलेक्शन रिजल्ट को चेंज किया जाएगा ईवीएम के द्वारा, बिकॉज मेल फंक्शन ईवीएम में मेल फंक्शन करने की बहुत सारी कोशिश की जा रही है। तो उसी चीज को लेकर वीवीपैट को लेकर भी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, बहुत सारी पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, और ये पिटीशन ये थी कि गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था अप्रैल 2019 में, कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वीवीपैट होनी चाहिए और 5% ऑफ द ईवीएम्स जो है, टोटल ईवीएम्स है, वो वीवीपैट से कनेक्ट होनी चाहिए रैंडमली। उसको फॉलो नहीं किया गया। लेकिन यही कहना है, सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि देखो, हर ड्रास्टिकली चेंज नहीं आ सकता। हाँ, हमने बोला जरूर था और उस पर काम हो रहा है। एंड ये चीज और बताई गई कि वीवीपैट जो है वेरिफिकेशन, आपका वीवीपैट कनेक्टेड ईवीएम जो है वो पहले सिर्फ 0.44% ईवीएम्स में थी, अब जो है
वो 2% ऑफ द ईवीएम्स में है, तो ये चीज बोली गई। तो उन्होंने उन्होंने उन सारी पिटिशन को कॉज डाउन कर दिया। मूविंग फर्दर, सो स्मृति ईरानी, द मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड, उनका यही कहना है कि हम लोग क्रेचेस सिस्टम जो है वो लेके आएंगे पुलिस स्टेशंस में, जो पुलिस विमेन्स है उनको सपोर्ट मिल सके। ठीक है, अब क्रैच हमने पढ़ा था, है ना? तो क्रैच होता क्या है? क्रैच बेसिकली कि अगर कोई वर्किंग विमेन है तो उनके बच्चों को सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज बनाती है, या कोई भी कंपनी, कोई भी एंटिटी फैसिलिटी बना सकती है फॉर द केयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस। मूविंग फर्दर, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हर दिन अराउंड जो डेली केसेस हैं कोविड-19 के, वो 3000 से 4000 के बीच में आ रहे हैं, एंड इट्स लोएस्ट सिंस May 16, 2020। मूविंग फर्दर, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी, एंड द पिटीशन इज अबाउट कि एनडीए एग्जाम जो होता है, आर्मी का एग्जाम जो होता है, उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए कास्ट के बेस पर, एससी एसटी रिजर्वेशन होना चाहिए। इंडियन आर्मी में एनडीए एग्जामिनेशन होता है, उसमें रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, अब विमेन को इंक्लूड कर दिया, लेकिन विमेन को रिजर्वेशन नहीं था, वो इक्वेलिटी थी। ठीक है, क्योंकि विमेन को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया, उन्होंने बोला गया कि भाई विमेन की भी सीट फिक्स की जाएंगी, तो रिजर्वेशन नहीं है, वो इक्वेलिटी है, हम लोग रिजर्वेशन नहीं बोल सकते। बट एससी एसटीज का आना, रिजर्वेशन होना एनडीए में, इंडियन आर्मी में, उसको लेकर पिटीशन फाइल की गई, और उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कॉज डाउन कर दिया। उन्होंने बोल दिया, हाँ ये प्रॉब्लम्स हमें भी नजर में आई है कि एनडीए में एससी एसटीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, एससी एसटीज कम इनरोल होते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में। बट ये जो रेवोल्यूशन है, सोशल रेवोल्यूशन है, वो एक दिन में नहीं आता, टाइम लेता है। उन्होंने वुमेन का एग्जाम्पल दिया कि भाई वुमेन का एंट्रेंस इन दी नेशनल डिफेंस एकेडमी कितने समय बाद आया, तो ये चेंज आएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा इस चेंज के लिए। मूविंग फर्दर, सो एमबीए पैक्ट के लिए बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल ने गो हेड हो चुकी हैं। अभी भूटान इस पे गो हेड नहीं है। तो अब एमवीए पैक्ट है क्या? इट्स मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट। देखो, अगर हम चार नेशंस की बात करें, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और भूटान, अभी भूटान ने इस पे गो टू गो नहीं बोला, बट भूटान बोल देगा, इंडोर्स कर देगा इस प्लान को भी। होता क्या है, ये चारों नेशन जो है ना, दे कनेक्टेड बाय द लैंड, कनेक्टेड है, लेकिन ट्रेड बहुत कम होता है इसमें, बहुत कम। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया में अमंग दीज नेशन ट्रेड बहुत कम है, बल्कि हम लोग उससे ज्यादा ट्रेड तो अफ्रीकन नेशंस में कर लेते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि हम लोग को ट्रेड जो है ना, वो लैंड रूट के थ्रू नहीं होता, ट्रक्स के थ्रू नहीं होता। तो इसी के चलते उनका ये कहना था कि क्यों ना हम लोग कनेक्टिविटी बहुत इंक्रीज कर दें इन नेशंस के बीच में। अगर हम कनेक्टिविटी इंक्रीज करेंगे तो रियल इनकम बढ़ेगी, रियल इनकम बढ़ेगी, टैरिफ्स कम लगेंगे, टैरिफ्स कम लगेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ये तो प्रॉफिट होंगे। ये तो इकोनॉमी का बता दिया कि रियल इनकम बढ़ जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ने वाला है नेशंस में, और अमंग दी नेशंस बहुत ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपको ज्यादा टैरिफ देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अफ्रीका जाना है तो आप तो एक तो बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, टैरिफ है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आप इधर ही बिजनेस करोगे तो कितनी इनकम जनरेट होगी इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी, और अदर कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए भी। और तीसरा, कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम चाइना को काउंटर करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं चाइना को काउंटर। चाइना अगर आपको वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी को काउंटर कर रहा है ना, तो मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट के थ्रू भी हम काउंटर कर सकते हैं। तो ये चीज बताया गया कि अभी मोदी जी ने तो मुलाकात करी नेशंस के साथ साथ, बीबीआईएन आपका, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, और अभी वो मोदी जी जो है वो श्रीलंका जाएंगे, कोलंबो जाएंगे, और कोलंबो में विम्स्टेक नेशंस के साथ भी मिलेंगे, क्योंकि विम्स्टेक की समिट होने वाली है। मूविंग फर्दर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो वर्ल्ड न्यूज में जी जिनपिंग का यही कहना है, दी प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, कि उन्होंने यही बोला है टू दी चांसलर ऑफ जर्मनी एंड टू दी प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, कि यूक्रेन में जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को जितनी जल्दी हो सके रिजॉल्व करें, और रिजॉल्व करें पीस टॉक के थ्रू, है ना। रशिया को हम अटैक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि रशिया को हम अटैक कर देंगे, पीस टॉक के थ्रू हम लोग उन सिचुएशन को रिजॉल्व करें। और उन्होंने ये अर्ज भी किया है कि जो आपने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर, उसके नेगेटिव इंपैक्ट दिख रहे हैं, इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है, ग्लोबल फाइनेंस, एनर्जी सप्लाईज में अनस्टेबिलिटी आ रही है, सप्लाई चेन में अनस्टेबिलिटी आ रही है, तो सैंक्शंस को ईज डाउन करो। ये चीज जी जिनपिंग ने बोली है टू द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एंड टू द चांसलर ऑफ जर्मनी।
मूविंग फर्दर, बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये दिख जाती है कि बस कि ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे और वो इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, खुद बोल दिया उन्होंने कि भाई बिकॉज ऑफ द हाइक ऑफ प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल एंड गैस, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे इंडिया में। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो इकोनॉमी में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। वर्ल्ड न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।